एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्डी स्टोरी पॉइंट पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज कल की कहानी का अंतिम भाग। जो भी चैनल पर नए आए हैं चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। घंटी का बटन दबाकर ऑल आइकन भी जरूर प्रेस कर ले ताकि हमारी आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं कल की कहानी का अंतिम भाग। हेमा की मौत की खबर सुनकर कविता बुरी तरह से चौंक गई। उसने बच्चों को इस खबर से दूर रखना चाहा, लेकिन यह संभव न हो सका। तरुण और हेमा के बड़े बेटे ने जब यह खबर सुनी तो उसने गजब का धीरज धर दिखाते हुए अपने दोनों भाई बहनों को संभाल लिया और कविता जी से पूछा, आंटी पापा तो ठीक है ना, वह तो घर आ जाएंगे ना। लड़के ने जब ऐसा कहा तो कविता को लगा मानो इन बच्चों के लिए उनका पापा ही सब कुछ है। फिर तो सभी तरुण के ठीक होकर घर वापस आने की कामना करने लगे। प्रभास बिल्कुल चुप हो गया। कविता को प्रभास की चुप्पी अजीब लग रही थी, लेकिन वह यह सोचकर चुप रहती कि बैंक स्टाफ का कोई सदस्य चल बसे तो मन तो दुखता ही है। दूसरी तरफ तरुण असमंजस में था। उसके मन में उथल पुथल मची हुई थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि हेमा के जाने से वह दुखी हो या दुखी नहीं। अब तक तरुण भी हेमा के बॉस प्रभास और उसकी अंतरंग नजदीकियों को जान चुका था। अतः अब तरुण के पास हेमा की मौत के समय दुखी होने जैसा कुछ नहीं था। हेमा से उसे कभी प्यार मिला ही नहीं। वह उसका गुलाम बनकर रह गया था। अब वह आज़ादी महसूस कर रहा था। तरुण ठीक होकर घर आ गया। बच्चों को अपनी माँ की कमी ज़्यादा नहीं खली, क्योंकि हमेशा से ही तरुण ही उनका ध्यान रखा करता था। बच्चों की परवरिश में कविता भी तरुण की मदद करती। तरुण कविता से बहुत प्रभावित हुआ। वह थी ही ऐसी स्त्री कि हर कोई उसे मान सम्मान की नज़र से देखने लगता था। कविता तरुण को अपना छोटा भाई समझकर उसके बच्चों की परवरिश में उसकी बहुत मदद करती। तरुण भी कविता को दीदी कहने लगा। उसमें उसे अपनी सगी बहन नज़र आती। दूसरी तरफ प्रभास पहले से बेहतर महसूस कर रहा था, लेकिन वह बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। हर बात में कविता को कम आंकना, उपेक्षा करना और उसके प्रयासों को सख की नज़र में तोलना। तरुण को कविता को लेकर छींटा कसी ज़्यादा ही शुरू हो गई थी। तब एक दिन कविता ने कहा, तुम्हारे कहने पर ही मैं तरुण के घर जाने लगी थी। छोटी बच्ची को सहारे की ज़रूरत है, लेकिन तुम्हारी शक करने की आदत की वजह से अब मैं तरुण के घर नहीं जाती, लेकिन फ़ोन पर उसे छोटी मोटी हिदायतें तो दे देती हूँ। प्रभास ने बड़े ही घटिया तरीके से कहा, तुम्हें अब उनसे रिश्ता रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह खुद को बहुत ज़्यादा खुशनसीब मान रहा है। जिंदा बच गया, मज़े कर रहा है। उसके बच्चे हैं, खुद संभाले। मैं छोटी बच्ची को अपने पास लाकर पालूंगा। कविता ने जब यह सुना तो वह आश्चर्यचकित होकर बोली, अरे यह क्या बोल रहे हैं आप। हेमा के चले जाने में तरुण का क्या दोष है। वह अपनी बच्ची हमें क्यों देगा। यहाँ पर भी प्रभास ने गुस्सा होकर कविता को चुप करा दिया। वह बोला, तुम्हें बीच में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आज की बातों ने कविता के मन को उद्वेलित कर दिया। आखिर प्रभास को 1.5 वर्ष से छोटी बच्ची से इतना लगाव क्यों है। वह तरह तरह की बातें सोचने लगी तो शायद उसे नहीं सोचनी चाहिए थी। यह सोचते हुए वह बालकनी में जाकर बैठी तो तुरंत ही तरुण का फ़ोन आ गया। वह बोला, दीदी छोटी बेटी तमन्ना की तबीयत खराब है, बुखार बढ़ गया है, क्या कल सुबह आप आ सकती हैं। कविता को भी छोटी बच्ची तमन्ना से बहुत लगाव हो गया था। भोली सी सूरत, मुस्कुराता चेहरा कविता को बरबस ही अपनी ओर खींचता था। अगले दिन सुबह प्रभास बैंक में चला गया तो कविता तुरंत ही तरुण के घर पहुंच गई। तरुण कविता से बोला, दीदी बाहर तो सब कुछ बंद है, बच्ची को डॉक्टर से कैसे दिखाएं। कविता बोली, एक काम करो, डॉक्टरी फाइल में पुराना प्रिस्क्रिप्शन ढूंढते हैं, मेडिकल स्टोर खुले हैं। यही सोचकर तरुण ने हेमा की अलमारी से तमन्ना की फाइल निकाली। कविता ने फाइल देखना शुरू किया। उसमें एक चिट्ठी थी जिसे पढ़कर कविता के पैरों तले से जमीन खिसक गई। तरुण ने चिट्ठी कविता से ले ली। जब तक वह चिट्ठी पढ़ रहा था कविता ने फाइल के आगे का पेज पलटा। तुरंत ही उसे एक डॉक्टरी कागज़ मिला जो हेमा के अबॉर्शन का कागज़ था और जो तमन्ना के जन्म से पहले का था। तरुण भौचक्का रह गया। कितना बड़ा मूर्ख है वह। उसे हेमा ने धोखे में रखा। उसे कुछ पता नहीं चला। कविता तरुण को देख रही थी, लेकिन उसकी खुद की हालत भी बिगड़ने लगी थी। तरुण ने चिट्ठी को इस बार थोड़ा जोर से पढ़ा। मेरी हेमा, मैं अपने दिल की बात कागज़ पर लिख रहा हूँ ताकि तुम पढ़कर तुरंत फाड़ सको। मोबाइल का भरोसा नहीं, मोबाइल फॉर्मेट करने के बाद भी चैट रह जाते हैं। मैं तुमसे एक बच्चा चाहता हूँ,
तुम्हारी खूबसूरती को मैं अपने अंश के रूप में देखना चाहता हूँ, लेकिन तुमने अबॉर्शन करवा लिया। तुम तरुण से डर गई। वह तुम्हारे लिए पागल है, पता चलने लायक उसके पास दिमाग नहीं है। इस बार इस बच्चे को दुनिया में आने देना, यह मेरी तमन्ना है। चिट्ठी में नीचे हेमा ने लिखा था, यह तुम्हारे प्यार का प्रमाण है। और प्रभास, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। तुमने आसानी से अपनी पत्नी को धोखा दिया है। आज बच्चे के लिए जिस मुंह से बोल रहे हो, कल उसी के लिए खर्चे देने पड़े तुम मुकर जाओगे। मैं इस बच्चे की सच्चाई किसी की नज़र में नहीं आने दूंगी, लेकिन यह चिट्ठी तुम्हारी जुबान की निशानी है। मुझे इसे संभालना ही पड़ेगा। बच्चा तुम्हारी जिद पर इस दुनिया में ला रही हूँ, तो तुम्हारी रजामंदी मेरे पास होनी ज़रूरी है। मुझे माफ़ करना, मैं यह अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए कर रही हूँ। तरुण का मन गलानी से भर गया। वह बोला, इसे प्यार कहते हैं क्या? प्रभास और हेमा के बीच का नाजायज संबंध प्रेम था? छी! ऐसे गंदे रिश्ते से जन्मी संतान को वह अपने प्यार की निशानी बता रही हैं। तरुण चुपचाप सोफे पर बैठ गया। कविता के अंदर भी धुआं भरता जा रहा था। सालों से धोखे में रखा, वह बच्चियों और घर की देखभाल में खुद को स्वाहा कर चुकी। प्रभास उसके साथ कितना बुरा बर्ताव करता रहा, और वह खुद को दिलासा देती रही कि पति का काम के बोझ से परेशान है। काफी देर बाद तरुण ने चुप्पी तोड़ी। बेटी का नाम तमन्ना, यानी प्रभास की तमन्ना। मैं और अच्छा इंसान नहीं बन सकता। इस बच्ची को देखते ही मुझे हेमा की बेवफाई याद आ गई। ऐसा पाक मैं इसे कैसे पालूंगा? मैं इस बच्ची को, इस धोखे की निशानी को। दीदी, यह बच्ची मेरे पास खुश नहीं रह पाएगी। मैं चाहकर भी इसे पिता का प्यार नहीं दे पाऊंगा। तरुण फूट फूट कर रोने लगा। कविता ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, चिंता मत करो तरुण। प्रभास कल ही कह रहा था कि वह तमन्ना को तुमसे ले लेगा और फिर तुमसे रिश्ता तोड़ देगा। अगर बच्ची यहाँ रही तो प्रभास को इसकी चिंता लगी रहेगी। इसकी देखभाल के लिए वह मुझे यहाँ भेजना पसंद नहीं करता। इसलिए अच्छा होगा कि मैं इस बच्ची को अपने घर ले जाऊं। मैं माँ हूँ, मेरी ममता में भेद नहीं होगा। मुझे तो प्रभास के बुरे स्वभाव की आदत पड़ चुकी है। सीने पर एक पत्थर और सही। मैं बच्ची को ले जाती हूँ। तरुण ज़्यादा कुछ कहने की स्थिति में नहीं था। कविता बच्ची को अपने घर ले आई। प्रभास खुश था, उसकी बच्ची उसे मिल गई और अब कविता का तरुण के साथ उठना बैठना भी बंद हो गया। एक आध महीने बीते ही कि तरुण का कविता के पास फिर से फ़ोन आने लगा। दोनों बेटे अपनी छोटी बहन के बिना एक पल भी नहीं रहना चाहते थे। एक महीना उन्होंने जैसे तैसे करके काटा, लेकिन अब वह बीमार हो गई हैं। अपनी बहन की खातिर दीवाने हुए जा रहे हैं। दोनों बच्चे अपनी फूल सी प्यारी बहन के लिए कोहराम मचाए हुए हैं। अब कविता को प्रभास से बात करनी ही पड़ी। वह प्रभास से बोली, तरुण अपनी बेटी वापस चाहता है। प्रभास गुस्से में आग बबूला हो गया और बोला, मैं बच्ची उस नालायक तरुण को कभी नहीं दूंगा। हेमा की बच्ची मेरी जिम्मेदारी है। कविता के सब्र का बांध टूट गया। वह चीख कर बोली, धोखा देकर सिर ऊंचा करने की कोशिश मत करो प्रभास। तुम किस हक से मुझे धोखा दे रहे थे, जबकि मैं अकेले सारा कुछ संभालती आई हूँ? क्या तुम्हारे बूढ़े माँ बाप, क्या तुम्हारे रिश्तेदार और क्या तुम्हारी बच्चियाँ? मैंने कभी अपनी किसी भी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा, लेकिन तुम्हें शर्म नहीं आई? अपनी कलीग से बच्चा पैदा करवाते हुए तुम्हें सिर्फ अधिकार जमाना आता है। हेमा तुम्हें कितना समझती थी, यह उसने चिट्ठी में बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। और तुमने भी सिर्फ हेमा की शारीरिक और खूबसूरती को ही चाहा था। तुम कभी नहीं समझोगी कि तुम्हारी इन हरकतों का मुझ पर क्या असर पड़ा है। धुआं भरा है मेरे अंदर, और इस धुएं की आग में तुम पल पल जलोगे, लेकिन आसपास किसी को खबर नहीं होगी। प्रभास कविता को फिर से दबाने की कोशिश में उस पर चिल्ला पड़ा, बकवास बंद करो। चिट्ठी में लिखा कुछ भी प्रमाण नहीं होता। कविता क्रोध और निराशा से भरी हुई कुछ देर प्रभात की तरफ देखती रही और फिर बोली, तुम तरुण और उसके बेटे के प्रति बदले की भावना से ग्रस्त हो। इसका प्रतिकार मैं करूंगा। प्रभास आंखें फाड़कर देखता रह गया। आगंतुक उसकी आंखों के सामने था। प्रभास को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसके घर में बैंक के जोनल ऑफिसर के हेड आए हुए थे। पास ही तरुण और उसके दो बेटे भी बैठे थे। बड़े बेटे की गोद में तमन्ना थी। कविता बोली, अपने सर का आना तुम्हें कैसा लगा प्रभास? तरुण अपनी बेटी को लेने आया है। तभी प्रभास के बॉस बोले, क्यों प्रभास, सुना है कि तुम तरुण की बेटी को जबरदस्ती उससे छीनना चाहते हो, उसकी बच्ची को अपने पास रखना चाहते हो। प्रभास बोला, सर यह मेरी भी बेटी है। तो सर बोले, क्या यह बच्ची तरुण की नहीं है?
अगर यह बच्ची उसकी नहीं है तो तुम्हें सबके सामने बैंक में कहना होगा कि तुमने अपनी पत्नी और हेमा के पति को धोखा देकर नाजायज संबंध बनाए। छल करने की एवज में मैं तुम्हारा सीआर खराब कर दूंगा। तुम्हें कविता के दुख की भरपाई के लिए एक अच्छी बड़ी रकम भी देनी होगी। प्रभास बोला, नहीं नहीं सर, यह बच्ची मेरी नहीं, तरुण की है। सर बोले, अच्छा ठीक है, तो फिर इस बच्ची को तरुण को सौंप दो और अपने परिवार को इस बच्ची से हमेशा के लिए दूर ही रखना, वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। मैं तुम्हारी हरकतों के ऊपर तक खबर कर दूंगा, मेरे पास पूरा प्रमाण है। बच्ची लपक कर तरुण की गोद में चली गई। कविता ने हेड सर से कहा, सर हम इस बच्ची का नाम इनाया रखना चाहते हैं। इस बच्ची को नए नाम के साथ अपना आशीर्वाद दीजिए। हेड ने बच्ची को गोद में लेकर उसको आशीर्वाद दिया और सब लोगों का मुंह मीठा भी करवाया। कविता ने पूरी वीडियोग्राफी कर ली। तरुण ने बच्ची को वापस पाकर हेड सर का धन्यवाद किया और वह बोला, प्रभास जी, कविता मेरी बहन है, अपने छोटे भाई के पास आने से मना मत करना। प्रभास चिढ़ कर बोला, फालतू का बहनापा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सब पता है। कविता ने प्रभास की ओर घृणा और व्यंग्य से देखते हुए कहा, आपके लिए औरत हमेशा एक देह ही रहेगी, उससे ज़्यादा आपकी नज़र में आना मुश्किल है, लेकिन दुनिया के बाकी लोग आप जैसे बिल्कुल भी नहीं हैं। मुझे आपसे वैसा भी कोई रिश्ता नहीं रखना। मैं वापसी गुवाहाटी चली जाऊंगी। और जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि मेरा होम डेकोर आर्ट ऑनलाइन का बिजनेस अब जोर पकड़ रहा है, मैं उसी में अपने आप को व्यस्त कर लूँगी। हेड ने जाते जाते कहा, अब भी सुधर जाओ प्रभास, वरना ज़िंदगी भर पछताओगे। सबके चले जाने के बाद प्रभास ने कविता के पास आकर कहा, कविता तुम कहीं मत जाओ, आगे से मैं तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं दूंगा। अब तुम्हारे साथ शांति से जिंदगी बिताना चाहता हूँ। एक मौका तो दो। कविता के अंदर भी क्रोध भरा था। वह प्रभास की बातों से ज़रा भी प्रभावित नहीं हुई और बोली, प्रभास मैं रह भी जाऊं तो पहले जैसा प्यार और समर्पण की उम्मीद मुझसे कभी मत करना। मैं जानती हूं कि तुम्हारा शरीर अब ऐसा नहीं है कि तुम अकेले मौज मस्ती कर सको, लेकिन जान लो हमारे रिश्ते में अब सिर्फ धुआं भरा है और इसकी घुटन मेरे अंदर हमेशा बनी रहेगी। इसलिए मुझे अपने साथ रहने के लिए मजबूर मत करो। पति पत्नी का प्यार तो अब कब का ख़त्म हो चुका। कविता गुवाहाटी वापस चली गई। वह खुद अपने अंदर प्रभास की बेवफाई का धुआं लेकर गई, लेकिन चारों तरफ सच्चाई की रोशनी बिखेर गई। आशा करती हूँ आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दें। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान जय किसान।